रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कानपुर शहर में एक कॉलेज के सामने राम, गोपाल और राजू नाम के 3 गोलगप्पे वाले रोज अपना स्टॉल लगाते थे और वो तीनों पक्के दोस्त भी थे। रोज कॉलेज के छुट्टी होने के बाद सभी लड़के और लड़कियां उनके स्टॉल पर आते थे और गोलगप्पे खाते थे, जिससे उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी और रात तक उनके पास एक भी गोलगप्पा नहीं बचता था। सब दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह से रात तक उनकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी कुछ टाइम बाद वो लोग अपना स्टॉल लगाने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तब तक वहाँ एक देविका नाम की लड़की आती है और खाली जगह देखकर अपना एक कॉफी का स्टॉल लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तीनों में से गोपाल नाम का लड़का आता है और बोलता है, कहा मैडम, आपने इस जगह को कैसे हथिया लिया? ये जगह हमारी है, यहाँ रोज हमारा गोलगप्पे का स्टॉल लगता है। आप कहाँ से आ गयी? जाइए जाइए अपना स्टॉल कहीं और लगाइए। क्या भाई धमकी दे रहे हो क्या? जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर किसी का भी स्टॉल नहीं था। मैंने किसी का स्टॉल हटाकर अपना स्टॉल तो नहीं लगाया। यहाँ पर सारी जगह खाली पड़ी हुई थी और तुम्हारा कोई निशान भी नहीं था, इसलिए मैंने अपना स्टॉल लगा लिया। और ये क्या हमारी लगा रखा है? अपने साथ गोलगप्पे के स्टॉल की बारात लेकर आए हो क्या? ये जगह इन कॉलेज वालों की है, ना कि तुम्हारी या मेरी। इसलिए इतनी जगह पड़ी हुई है, कहीं और जाकर लगा लो अपना स्टॉल, समझे? सुबह सुबह मेरा दिमाग और काम दोनों ही खराब मत करो। अच्छा, मेरी ही जगह पर खड़ी होकर मेरा ही काम खराब करके मुझे ही यहाँ से जाने को बोल रही है। थोड़ी देर और रुक जा, मेरे दोस्त आते ही होंगे, उसके बाद ना तू नजर ही नहीं आएगी और ना तेरा ये कॉफी स्टॉल, समझी? ठीक है, मैं देख लूंगी, लेकिन जब तक वो लोग आ नहीं रही तब तक तुम साइड में बैठो और मेरा काम खराब मत करो। इतना कहकर देविका अपने कामों में लग जाती है और गोपाल वहीं साइड में बैठकर अपने दोनों दोस्तों का इंतजार करने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गोपाल के दोस्तों का कोई अता पता नहीं होता और देविका अपने कॉफी स्टॉल के काम में बिजी रहती है। कुछ समय और बीत जाता है, शाम से रात हो जाती है गोपाल को इंतजार करते करते, लेकिन उसके दोस्त राजू और राम की कोई खबर नहीं मिलती। स्टॉल बंद करने का टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त नहीं आते। ये सब देखकर देविका बोलती है, तुम्हारे दोनों दोस्त तो बड़े ही धोखेबाज निकले। तुम्हारे इतना इंतजार करने पर भी नहीं आए। आगे से दोस्तों के नाम पर धमकी मत देना किसी को। और तुम लड़के ठीक लगे इसलिए समझा कर जा रही हूँ। अगर मैं लड़का होती ना तो अब तक तुमको पीट पाट के चली जाती और तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने भी नहीं आते। इसलिए किसी पर निर्भर मत रहो। अब मैं चलती हूँ। अगले दिन देविका फिर से जब अपना स्टॉल लगाने वहाँ आती है तो देखती है कि उन तीनों दोस्तों ने पहले से ही अपने गोलगप्पे के स्टॉल्स लगा दिए हैं, जिसे देखकर वो कुछ नहीं बोलती, बस नजर घुमाकर अपना स्टॉल लगाने के लिए जगह देखने लगती है। थोड़ी देर नजर घुमाने के बाद उसे कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक जगह दिखाई देती है। वो चुपचाप अपना सारा सामान उठाकर उस जगह पर चली जाती है और अपना स्टॉल लगाने लगती है। वो तीनों दोस्त चुपचाप स्टॉल पर खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देविका के कुछ ना बोलने और चुपचाप चले जाने पर गोपाल उसके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ मैडम? लगता है आज आप डर गयी, जो बिना कुछ बोले अपने आप दूसरी जगह चली गयी। आज कुछ नहीं बोलोगी? कल तो बहुत सुना रही थी, अब हटाकर दिखाओ मुझे। देखो, जो मैंने कल कहा था वही आज भी कह रही हूँ कि कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ कोई नहीं था, सारी जगह खाली पड़ी थी, तो मैंने अपना स्टॉल लगा लिया। और आज जब आई तो देखा आप लोग ने पहले ही गोलगप्पे का स्टॉल लगा रखा था, तो मैं कहीं और चली गई। इसमें बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन शायद आप लोग यही करने आते हो, लेकिन मैं नहीं। इसलिए मुझे मेरा काम करने दो और यहाँ से जाओ। देविका के पास से वापस आने के बाद गोपाल अपने दोनों दोस्तों राम और राजू से कहता है, भाई ये लड़की बहुत बोलती है, कहीं इसके आने पर हमारा काम ठप ना हो जाए। कल जब ये आई थी अपना स्टॉल लगाने तो रात तक इसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी, पूरे दिन बहुत भीड़ थी। मुझे लगता है सच में इसकी कॉफी में स्वाद है। तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका दूसरा दोस्त राजू बोलता है, भाई पागल तो नहीं है? ये कल की आई लड़की हमें हराएगी, हमारे स्टॉल को बंद करवाएगी, हमारी जगह लेगी।
हम इतने सालों से यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, सबको हमारे स्वाद की आदत है। और ये कल हमारी जगह पर खड़ी थी, इसीलिए इसकी अच्छी कमाई हुई होगी। और तू इससे डर गया डरपोक? डरपोक नहीं हूँ मैं भाई, काम धंधे और कमाई का सवाल है भाई, इसीलिए थोड़ा परेशान था। हमारे पास एक हमारा स्टॉल ही तो है कमाई का जरिया। हाँ भाई। तो उसके पास कौन सा शॉप है और पैसे का खजाना है? उसके पास भी तो कमाई का जरिया बस उसका स्टॉल ही है। तू सच में बहुत डरपोक है, जाकर अपना काम कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। इतना कहकर तीनों अपना अपना काम करने लगते हैं और तीनों मिलकर कुछ न कुछ करके देविका के सारे ग्राहकों को भगा देते थे। पूरा दिन बस यूं ही गुजर जाता था। देविका उन तीनों दोस्तों की हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद वहाँ एक रज्जो तंदूरी गोलगप्पे नाम की एक स्टॉल वाली आती है, जिसे देखकर देविका बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी देर बातचीत करके वो रज्जो को इन तीनों दोस्तों की हरकतों के बारे में बताती है। यार ये लोग यहाँ अपने स्टॉल को छोड़कर किसी और को स्टॉल लगाने ही नहीं देते। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे इन तीनों ने परेशान करके रखा है। एक पल के लिए तो लगा कि मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए था, तब तक तुम आ गई। तू परेशान मत हो, इनके जैसे बहुतों को रज्जो ने सीधा किया है, तो ये क्या चीज है। अब मैं आ गई हूँ ना, ये लोग तुझे हटाने की बात कर रहे थे ना, कुछ दिनों में ये खुद ही भाग जाएंगे। रज्जो के आने से देविका को बहुत सहारा मिल जाता है और कुछ समय में ही वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और रज्जो भी देविका के साथ अपना तंदूरी गोलगप्पे का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है। उसके स्टॉल का नाम सुनकर तीनों दोस्त बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी तीनों में से राम बोलता है, ओ मैडम, तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, तंदूरी चिकन का आदि का तो नाम तो बहुत सुना है मैंने, लेकिन तंदूरी गोलगप्पे पहली बार सुन रहा हूँ। शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ, आए तो इस शहर में नए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस कानपुर शहर से कभी बाहर ही नहीं गए, इसलिए तुमको फेमस तंदूरी गोलगप्पे का नाम ही नहीं पता। ऐसे चीज का नाम जानकर कोई क्या करेगा? जिसका नाम ही इतना अजीब है उसे खाना कौन पसंद करेगा? कैसे बिजनेसमैन हो भाई, जो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आजकल के ट्रेंड में लोग यूनिक और थोड़ा हटकर ही खाना पसंद करते हैं, जिसका टेस्ट कुछ अलग हो। एक ही चीज खाते खाते लोग बोर हो जाते हैं, और मेरे तंदूरी गोलगप्पे तो जमलपुर के फेमस गोलगप्पे हैं। एक बार जो खाए वो बार बार आए। अरे राजू भाई, अरे गोपाल भाई, सब इधर आओ। जरा देखो मैडम क्या कह रही है। इनके तंदूरी गोलगप्पे हमारे गोलगप्पे से ज्यादा अच्छे और फेमस है। जो हम इतने सालों से गोलगप्पे बेच रहे हैं वो सब खराब है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपके गोलगप्पे खराब है, मैंने स्वाद की बात की है। और अगर तुम्हें अपने गोलगप्पों के स्वाद पर और अपने हुनर पर इतना ही भरोसा है तो एक शर्त लगा लो कि पूरे 1 महीने में हम सभी लोग अपना काम करके अपने अपने गोलगप्पे बेचेंगे। पूरे दिन की कमाई तो अलग अलग बॉक्स में डालेंगे और उस बॉक्स को इस जगह के मालिक के पास रखेंगे, और महीने के आखिरी में वो बॉक्स खोलेंगे। जिसकी ज्यादा कमाई होगी वो यहाँ रुकेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ भाई। सब लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरा महीना निकल जाता है और शर्त वाला दिन भी आता है और सबके पैसे सबके सामने गिने जाते हैं। जिसके बाद आखिर में रज्जो की कमाई सबसे ज्यादा निकलती है और उन तीनों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है। इसको कहते हैं जैसे को तैसा। सुखी घर पर झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी माँ माधवी वहाँ आती है और बोलती है, सुखी बेटी, तेरी दूर की कमला मौसी ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है, तो कल वो लोग तुझे देखने आएंगे, इसलिए जल्दी ही सारा काम खत्म करके तैयार हो जाइयो। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन उन्हें मेरी आदतों के बारे में बता देना, कहीं ऐसा न हो बाद में मुझे ताने मारे। हाँ हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह सुखी घर का काम करने के बाद तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में गोलू नाम का लड़का अपनी माँ सरोज के साथ उनके घर आता है। माधवी दोनों का स्वागत करने के बाद अपनी बेटी को आवाज लगाती है, जिसके बाद सुखी हाथों में नाश्ते की ट्रे लेकर टेबल पर रख देती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद सरोज बोलती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी का नाम कुछ अजीब नहीं है? मतलब सुखी कैसा नाम होता है? अरे बहन जी, मेरी बेटी का नाम सुखविंदर है। वो तो इसको गीले से नफरत है। कहीं भी पानी गिरा हुआ या कीचड़ देखती है तो उस जगह को पूरी तरह सुखा देती है, इसलिए हम सब प्यार से इसको सुखी बोलते हैं।
अच्छा, लड़की को साफ सफाई बहुत पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गोलू बेटा, तुझे लड़की पसंद है? हाँ माँ, मुझे भी पसंद है। चलिए बहन जी, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। दोनों परिवार कुछ दिनों में गोलू और सुखी की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद ससुराल आके सुखी अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ऐसे ही एक दिन सुखी सुबह अपने कमरे से बाहर आती है, तभी उसकी सास उसे बोलती है, बहू, सर्दियां आने वाली हैं, बिस्तर को धूप लगवा दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। नहीं, तू ऐसा कर, अभी मेरे लिए चाय बना दे, ये काम मैं कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। सुखी रसोई में चाय बनाने जाती है तो सरोज उसके कमरे में बिस्तर उठाने जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू का बिस्तर गीला था। ये देखकर वो गंदा सा मुंह बना के बोलती है, छी छी, बहू इस उम्र में भी बेड गीला करती है। मेरे से तो नहीं उठाया जाएगा ये बिस्तर, खुद ही उठाए। सरोज बिना बिस्तर उठाए ही बाहर आ जाती है। इतने में सुखी चाय का कप लाती है और अपनी सास को देते हुए बोलती है, माँ जी, डाल दिए बिस्तर धूप में? नहीं बहू, तेरा बिस्तर गीला था, तू ही उठाया ऐसे गंदे बिस्तर को, मुझे तो घिन आती है। अरे माँ जी, घिन कैसी, पानी ही तो गिरा है, सुबह गोलू जी के हाथ से गिर गया था। बाकी कोई बात नहीं, मैं धूप में डालाऊंगी। अच्छा ठीक है, अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। कल सुबह जाके देखूंगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुखी अपने और अपनी सास के कमरे के बिस्तर को ले जाकर धूप में डाल देती है। शाम होने पर गोलू काम से घर आता है, जिसके बाद सरोज उससे बोलती है, बेटा गोलू, क्या तुमने सुबह बिस्तर पर पानी गिराया था? नहीं तो। क्यों माँ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? बेटा, मुझे लगता है बहू को बेड पर सूसू करने की आदत है। आज सुबह तेरा बिस्तर गीला देखा था मैंने। अच्छा, पता नहीं माँ, लेकिन मैं आपसे ध्यान दूंगा। गोलू के आने पर सभी शाम का खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सुखी उठने के बाद सीधा रसोई में चली जाती है, तो वहीं गोलू नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। पीछे से सरोज उनके कमरे में जाकर बेड पर रखी हुई चादर को हटाकर देखती है, तो पूरा बेड गीला मिलता है। ये देखकर वो गुस्से से बोलती है, बहू, ओ बहू, यहाँ आ जल्दी। सुखी भागते हुए अपने कमरे में आती है और अपना बिस्तर गीला देखकर वो बोलती है, ये सब किसने किया? वाह जी वाह, ऐसे भोली बन रही है जैसे कुछ पता ही ना हो कि ये किसने किया है। अरे मुझे नहीं पता किसने किया, शायद गोलू जी ने किया हो। खबरदार, अपना जुर्म मेरे बेटे के सर मड़ा तो। इतने में ही गोलू नहा के बाहर आता है, जिसको देखकर उसकी माँ बोलती है, गोलू बेटा, ये बिस्तर तूने गीला किया? माँ, ये क्या कह रही हो? मैं क्यों करूँगा ऐसा? मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, ऐसी हरकतें बचपन में करता था। तो अब साफ हो गया, बहू ने ही बेड पर सूसू किया है। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे चुप हो जा, तेरी माँ कहती थी कि तुझे गीला नहीं पसंद, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सुखी, ये आदत बहुत गलत है, साथ ही ऐसी आदत को छुपाना तो और भी गलत। मान लो तुमने ही किया है सुसु, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर मैंने सुसु किया ही नहीं है, तो मैं मानूं क्यों? वाह वाह, एक तो नाम सुखी और काम बिस्तर गीला करने वाले, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। बस माँ जी, मुझे इतना पता है कि मैंने ये नहीं किया, और जिसने किया है ना, उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित करने के लिए सुखी अगली रात को जाग कर निकाल देती है, लेकिन सुबह होने से कुछ देर पहले उसकी आंख लग जाती है, और अगली सुबह जैसे ही वो उठती है तो अपने बिस्तर को गीला देखकर बोलती है, ये क्या है? मैं 6 बजे तक तो जगी हुई थी, तब तक तो मैंने बेड गीला नहीं किया, और अभी 7 बज रहे हैं, मतलब 1 घंटे की ही नींद में मेरा सुसु निकल गया। इतने में ही वहाँ गोलू और सरोज आ जाते हैं, और एक बार फिर बिस्तर को गीला देखकर सरोज बोलती है, अब क्या हुआ? ये सूसू किसने किया? कोई बाहर से आया था क्या बिस्तर गीला करने? माँ जी, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है, लेकिन मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसीलिए फिलहाल मैं मान लेती हूँ कि गलती मेरी है। मानना क्या, तूने ही किया है। अब जा और डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवा। नहीं माँ जी, मैं खुद से इलाज कर लूंगी, आप देखना,
कल से आपको बिस्तर गीला नहीं मिलेगा। क्या करने वाली हो तुम सुखी? कुछ तो करूँगी, लेकिन बेड पर सूसू नहीं करूँगी। सुखी अपने फोन में आधे आधे घंटे के अलार्म लगा देती है, जिससे वो पूरी रात हर आधे घंटे में उठकर वॉशरूम जाती है। उसके चक्कर में गोलू की नींद भी खराब हो रही थी, लेकिन अगली सुबह उठने पर उनका बिस्तर गीला नहीं होता। ये देखकर सरोज बोलती है, वाह बहू, तूने जो भी तरकीब लगाई काम तो किया है उसने। आज तेरा बिस्तर गीला नहीं है। पूरी रात ना सोई है ना सोने दिया, तो कहाँ से बिस्तर गीला होगा? माँ जी, अब मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और अगर गोलू जी को दिक्कत है तो वो जाकर दूसरे कमरे में सो जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। ठीक है, नहीं कर रहे तुझे तेरी बीवी से अलग। आजकल के बच्चे भी ना। ऐसे ही कुछ दिन अलार्म की मदद से सुखी अपने बेड के सुसु करने की आदत पर कंट्रोल कर लेती है। लेकिन एक रात गोलू उसके फोन से अलार्म बंद करके सो जाता है, पर सुखी को रोज उठने की आदत लग चुकी थी। इसीलिए उस रात वो बिना अलार्म के भी उठती है और देखती है कि गोलू की साइड से बिस्तर गीला है। वो समझ जाती है कि बेड पर सुसु करने वाली वो नहीं बल्कि उसका पति गोलू है। सुखी उसी वक्त अपनी सास को जगाकर अपने कमरे में लाती है और सच दिखाते हुए बोलती है, देखो माँ जी, जो इल्जाम आप मुझ पर लगाती थी उसका असली गुनहगार तो आपका बेटा है। बताओ, अब दोगी उसको ताने? गोलू नालायक, उठ। इतना बड़ा हो गया, बेड पर सुसु करते हुए शर्म नहीं आई? अपनी माँ की आवाज सुनकर गोलू घबराता हुआ उठ जाता है और अपनी पोल खुलने पर बोलता है, वो माँ और सुखी, मुझे माफ कर दो। मैं ही बिस्तर गीला करता था और किसी को भी मेरी इस आदत का पता न लगे, इसलिए इल्जाम सुखी पर लगा देता था। पर गोलू, ये बहुत गलत बात है। एक तो ये गंदी हरकत करना, ऊपर से इसका इल्जाम बहू पर डालना। तेरी वजह से बेचारी ने क्या क्या नहीं सुना। गोलू जी, अगर आप छुपाने की जगह हमें बताते तो हम आपकी मदद करते ना। मुझे माफ कर दो सुखी, मुझे अपनी इस आदत पर शर्म आती थी, इसलिए ना बता पाया ना छोड़ पाया। आप चिंता मत करो, मैं आपकी ये आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। वो कैसे बहू? माँ जी, ये आदत ठंड लगने या फिर डरावने सपने आने की वजह से लगती है। मैं गोलू जी को रात में 2 से 3 बार उठा दिया करूंगी ताकि वो वॉशरूम चले जाए, और कुछ टाइम बाद खुद ही उनकी ये आदत चली जाएगी। हाँ, ये सही है। अलार्म की वजह से मेरी ये आदत छूट गई थी, इसीलिए अब यही सही होगा, तुम मुझे उठा दिया करना। हाँ बहू, मेरे बेटे की ये आदत छुड़वा दे और साथ ही मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुझे बहुत कुछ सुनाया है। अरे माँ जी, कैसी बात कर दी? आपकी बातों से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सुखी कुछ टाइम की मेहनत से गोलू की ये आदत छुड़वा देती है, जिसके कुछ समय बाद से गोलू का बेड पर सुसु करना बिल्कुल बंद हो जाता है। रेखा मार्केट से सामान लेकर आ रही होती है, तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। ऐसे में पास खड़ी औरत मीना उसे अपने घर ले आती है और डॉक्टर को फोन करके बुला लेती है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करके कहती हैं, अरे, आप इनका ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखती हैं? वो मैडम जी, ये लड़की मुझे रास्ते में बेहोश मिली थी और मैं इसे अपने घर ले आई। ओह सॉरी, मुझे लगा आप इनकी फैमिली से हैं। देखिए, इनका बीपी डाउन है, इसी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। हो सके तो होश में आते ही इन्हें कुछ मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि मीठा खाने से इन्हें अच्छा लगेगा। दवाई भी लिख दी है मैंने, आप इन्हें टाइम से दे देना, और हाँ, चेकअप करवाने के लिए इन्हें जरूर बोल देना। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। कुछ ही देर के बाद रेखा को होश आता है और मीना उसके सामने मालपुए की थाली ले आती है और फिर कहती है, अरे बेटा, तुम होश में आ गई? अब कैसा लग रहा है? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपके घर कैसे आ गई? बेटा, तुम बेहोश हो गई थी तो मैं अपने घर ले आई। डॉक्टर ने तुम्हें मीठा खाने को बोला है, तो लो, ये खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा खाकर। अरे नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, शर्माओ मत, बेझिझक खाओ, अभी बनाए हैं। ठीक है आंटी जी। इतना बोलकर वो मालपुए खा लेती है, जिसे खाने के बाद वो कहती है, अरे वाह आंटी जी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने कभी नहीं खाया ये। क्या नाम है इसका? अरे बेटा, ये मालपुए हैं। आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने बना दिए। कैसा लगा तुम्हें खाकर? आंटी जी, बताया तो कि बहुत टेस्टी है, क्या आप मुझे और दे सकती हैं? हाँ हाँ बेटा, जितना मर्जी खा ले,
तू ठीक भी हो जाएगी ये खाकर। मीना ऐसा कहकर उसे और भी ज्यादा मालपुए खिलाती है। साथ ही बातों में रेखा मीना से मालपुए बनाने की रेसिपी भी पूछ लेती है, जिसे जानने के बाद रेखा कहती है, अरे वाह आंटी जी, ये तो बहुत इजी रेसिपी है। मैं घर जाकर जरूर ट्राई करूंगी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे इतने अच्छे मालपुए खिलाए। अरे बेटा, नहीं ठीक लग रहा तो फिर से आराम कर ले। और हाँ, एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर करवा लेना, डॉक्टर ने ही कहा था। और ये तुम्हारी दवाई। ठीक है आंटी। इस तरह रेखा वहाँ से अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी माँ दिव्यांका उससे बोलती है, अरे बेटा, इतना टाइम कहाँ लगा दिया, मार्केट तो पास में ही थी। वो माँ, मैं ना बेहोश हो गई थी, फिर एक आंटी मुझे अपने घर ले गई। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। तू ठीक तो है ना अब? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बस मुझे एक चीज बनाकर खिला दीजिए। हाँ बोल बेटा, क्या खाएगी तू? माँ, मुझे मालपुए खाने हैं, वही बना दोगे आप? शाम को बनाना, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है बेटा, तू जाकर आराम कर ले अब। अपनी मम्मी की बात सुनकर वो कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम को जब वो उठती है और जैसे ही आंख मलते हुए वो अपनी मम्मी के पास पहुंचती है, तो देखती है कि सामने टेबल पर प्लेट भरकर मालपुए रखे हुए हैं। उनको देखकर वो खाने लगती है और एक एक करके सारे के सारे मालपुए सफाचट कर देती है। जैसे ही दिव्यांका वहाँ पर आती है तो कहती है, अरे बेटा, तू उठ गई, ये ले मालपुए खा ले। माँ, मैंने खा लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू, आपने मेरे एक बार कहने पर बना दिए मेरे लिए। अरे अब तेरे लिए नहीं बनाऊंगी तो क्या पड़ोसियों के लिए बनाऊंगी? अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुन, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मुझे लड़का बहुत पसंद है, तुझे भी पसंद आएगा। कल लड़के वाले मिलने आ रहे हैं, तू देख ले, नहीं पसंद आया तो कोई नहीं, घबराइयो मत, ठीक है? अगले दिन लड़के वाले रेखा को देखने के लिए आते हैं। रेखा उनके सामने चाय नाश्ते की ट्रे लेकर जाती है। दोनों घर वाले आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और कुछ ही देर के बाद दोनों के पेरेंट्स उन्हें अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं। तभी सूरज बोलता है, आपका इंटरेस्ट किस किस चीज में है? जी मुझे पेंटिंग करना, शायरी करना, कुकिंग करना बहुत पसंद है। दैट्स ग्रेट। मुझे भी शायरी और कुकिंग पसंद है, और आप भी। क्या आपको मैं पसंद हूँ? जी आप मुझे पसंद है। इस तरह दोनों एक दूसरे से सारे सवाल जवाब कर लेते हैं और कुछ ही देर में अपने घर वालों को आकर अपनी पसंद भी बता देते हैं, जिसके बाद घर वाले एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और अगले हफ्ते ही दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करवा दी जाती है। जिसके कुछ ही समय के बाद रेखा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे कुछ मीठा बनाने को कहती है, तो वह रसोई में खड़े होकर सोचती है, अरे क्या बनाऊं मीठे में, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे याद आया, आंटी ने मुझे मालपुए की रेसिपी बताई थी, वही बना देती हूँ। और शादी के बाद से मैंने खाई भी नहीं है वो। इतना बोलकर वो मालपुए बनाना शुरू करती है और फिर सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मालपुए खाकर उसकी सास माया उससे कहती है, अरे वाह बहू, मालपुए तो बहुत टेस्टी बनाया है तूने, बहुत अच्छा है, मुलायम मुलायम। ये लीजिए माँ जी, और आप भी खाकर बताइए कैसे बने हैं। हाँ हाँ, खाता हूँ। सच में रेखा जी, आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। तुम खड़ी क्यों हो, आओ हमारे साथ ही खाओ। जी। इतना बोलकर रेखा भी उनके साथ में बैठकर खाना खाने लगती है और अनगिनत मालपुए खा लेती है। समय गुजरता जाता है। एक दिन रेखा छत से कपड़े लेकर आ रही होती है कि तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर सूरज और माया दोनों वहां आते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे एग्जामिन करती है और कुछ ही देर में रिपोर्ट्स आने के बाद सूरज उनसे पूछता है, डॉक्टर कैसी है वो सर में चोट लगी थी उसकी, कोई सीरियस? अरे नहीं मिस्टर सूरज, सीरियस वाली कोई बात नहीं है, हल्की सी चोट है। आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स में कुछ आया है। क्या डॉक्टर, क्या है रिपोर्ट में? आपकी वाइफ का शुगर लेवल सडनली कम हो गया है, इसी वजह से वो कमजोर है और बीपी भी डाउन हो गया है।
उनकी शुगर लेवल को कंट्रोल में लाने के लिए आपको उन्हें मीठा खिलाने की सख्त ज़रूरत है। जितना हो सके उन्हें जूस, फ्रूट, कॉफ़ी, चॉकलेट सब खिलाइए। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर की बात सुनकर कुछ देर के बाद सूरज और माया उसे वापस घर ले आते हैं। साथ ही उसका बहुत ध्यान रखते हैं। उसे जूस, फ्रूट्स सभी चीजें खिलाते पिलाते हैं ताकि उसकी सेहत अच्छी बनी रहे। ऐसे में अजीब सा मुंह बनाकर रेखा बोलती है, सूरज जी, मुझे ये सब नहीं खाना। अगर आपको मुझे मीठा ही खिलाना है तो मालपुए खिला दीजिए ना, बस वो भी तो बहुत मीठे होते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी मिल जाएंगे, पर एक शर्त पर। पहले इसे खत्म करो, ये भी जरूरी है। रेखा नहीं मानती और फिर सूरज अपने हाथों से उसे फ्रूट्स खिलाता है और शाम को माया उसके लिए मालपुए बनाकर लाती है और अपने हाथों से खिलाती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, माँ जी, आपने मेरे लिए बनाए हैं। अब अगर बहू ने कुछ मांगा है तो उसे देना तो बनता ही है ना। और वैसे भी मीठा खिलाना है तुझे तो मैंने सोचा मैं तेरे पसंद का ही बना दूं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रेखा अब डॉक्टर की बात को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लेती है, जिसकी वजह से मालपुए उसके पसंदीदा होने के कारण वो उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेती है और उन्हें इतना ज्यादा खाती है कि अब उसकी तबीयत एक बार फिर से खराब होने लगती है। उसे घबराहट, बेचैनी, सांस फूलना ये सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर लेती है। मगर सूरज रेखा की शक्ल देखकर सब कुछ समझ जाता है और उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाता है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका फिर से चेकअप करती हैं और फिर बताती हैं, मिस्टर सूरज, ये आपने क्या करवा दिया? इतना मीठा खिलाने को नहीं बोला था। अब आपकी वाइफ का शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती होगी, घबराहट, चक्कर ये सब भी होते होंगे। जी डॉक्टर, यही सब हो रहा था इन्हें, फिर भी चेकअप के लिए नहीं आ रही थी। मैं जबरदस्ती लाया हूँ। आप इन्हें करेले का जूस डेली पिलाइए, बहुत जल्दी असर करेगा वो। नहीं डॉक्टर, मुझे करेले का जूस नहीं पीना। ईऊ। रेखा जी, जितने अच्छे से आपने मीठा खाया है उसी तरह जूस भी पीजिए और ख्याल रखिए। इसके बाद वो दोनों घर लौट आते हैं और जाते ही सूरज उसे करेले का जूस जबरदस्ती पिला देता है, साथ ही उसका ख्याल भी रखता है। रोज रेखा को एक्सरसाइज करवाता है। वो हर एक कोशिश करता है जिससे उसका शुगर कंट्रोल में आ जाए और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।